अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। बात करेंगे कुछ सियासी मंजरनामे में सबसे पहले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ा अहम इशू पहले भी रहा है फॉरेन फंडिंग का, और 8 साल इस सारे मामले को लटकाया गया। उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला है उसमें भी अभी तक वही टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ताख़ीरी हरबे इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उसमें भी राह फ़रार की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या इससे उनको कोई फ़ायदा होगा, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक ये बहुत आम सी और सादा फहम बात है कि कोई भी पार्टी अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन से राह फ़रार इख्तियार करती है तो उसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, आप क्यों इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं और आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, इसको हम चाहते हैं कि हम प्रोग्राम में डिस्कस करें, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर पार्टी में इसी किस्म का एक अमल होता है और उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मामलात रहे हैं इस पार्टी के साथ, इनमें कुछ आइनी और कानूनी तौर पर कुछ ऐसी ही चीज़ें, कुछ ऐसे ताख़ीरी हरबे या चीज़ों पर सही अमल दरामद ना करना, इन पॉइंट्स पे जो आइनी और कानूनी हैं वो हमें हमेशा से नज़र आता रहा है, और आज भी उसी के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। एक शख्सियत परस्ती का एलिमेंट हमें नज़र आता है कि उनसे हट कर कोई मामला तय नहीं किया जा सकता। इसी शख्सियत परस्ती को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जो निगोशिएशंस का मामला चल रहा है उसकी 3 जो है वो सेशंस हो चुके हैं। अभी तक मामला जो है वो किसी एक तरफ हमें पॉजिटिव वे में जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें भी बैरिस्टर गौहर की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई जो फ़ैसला करेंगे उसी फ़ैसले के हवाले से हम आगे बढ़ेंगे, उसी पर बात होगी। अब जो 2 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, जो 2 डिमांड्स उनकी तरफ से आई हैं, यही कहा जा रहा है कि अगर 2 में से एक भी ना मानी गई तो तब भी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एक गैर लचकदार रवैया हमें नज़र आता है। हालांकि मुज़ाकरात में, निगोशिएशंस में इस किस्म की चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ गिव एंड टेक होता है। आप हुकूमत के साथ बैठते हैं, कुछ आपकी बातें मानी जाती हैं, कुछ दूसरे फरीक की बातें मानी जाती हैं। इस तरह से नहीं होता कि अगर आप 2 मुतालबात लेके आए हैं तो 100% आपकी बात कोई माना जाए। बहरहाल हुकूमत इस पे काम कर रही है और अपना जवाब तैयार कर रही है। उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा है। ऑब्वियसली जो अलाइज़ हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनसे मशवरा करना है, उसके बाद वो जवाब स्पीकर साहब को जमा कराया जाएगा और उसके बाद फिर चौथा सेशन मुज़ाकरात का जो है वो हो पाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और कुर्बान बलोच साहब पैनल का हिस्सा। आप चारों का शुक्रिया। इसी सारी डिस्कशन को मैं ये चाहती हूँ कि ज़रा आप देखें, एक पैकेज हमारे पास मौजूद है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी रिफ़्रेश हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं, उस पर बात करते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई इलेक्शन कमीशन के नोटिस का तहरीरी जवाब देने में एक बार फिर नाकाम। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस 30 अप्रैल 2024 से ज़ेरे समाअत है और इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद मौक़े फराहम करने के बावजूद पीटीआई इलेक्शन कमीशन को तसल्ली बख्श जवाब देने से गुरेज़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। जब तक कानूनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो जाएं, जिसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम ना कर ले, ये तमाम जो लोग आपके सामने खड़े होकर मुख्तलिफ ओहदों के दावे करते हैं, ये गलत बयानी करते हैं, ये घुसपैठी हैं, ये एलियंस हैं। एक गैर कानूनी खुद साख्ता क़यादत जो कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम करती है कि उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, तो वो किस कानून के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स जो हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, उसके वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 1 अरब रुपए के लगभग पैसा सिर्फ वकीलों में बांटा गया है। तो हमने ये दरख्वास्त की कि जब तक इनकी कानूनी हैसियत बहाल नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अकाउंट्स जो हैं उसको फ्रीज किया जाए। पीटीआई हुकूमत मुज़ाकरात की 3 नशिस्तों के बाद मुल्की सियासत में मुस्बत तब्दीली की उम्मीद पैदा हो पाई थी, मगर अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई को सजा और बानी पीटीआई की सोशल मीडिया तनकीद के बाद ये सिलसिला रुकता हुआ नजर आ रहा है। पीटीआई ने अपने तहरीरी मुतालबात में जो जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया था, अब चौथी मुज़ाकराती बैठक को उससे मशरूत कर दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने पीटीआई मुतालबात पर अमल दरामद के लिए इत्तेहादी जमातों से तजावीज़ तलब कर ली हैं। अब देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में हुकूमत पीटीआई मुज़ाकराती अमल का ऊंट किस करवट बैठता है।
नाज़रीन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस जिसकी आज समाअत हुई है और बैरिस्टर गौहर साहब उसमें मौजूद थे, वो हाजिर हुए हैं, लेकिन तहरीरी तौर पर वो आज भी जवाब जमा नहीं करा पाए हैं। साफ़ी साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि क्या दिक्कत है इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में, क्यों तहरीरी जवाब फिर जमा नहीं कराया जा सका? अब 11 फरवरी का टाइम दे दिया गया है, फिर जब समाअत होगी तब देखते हैं कि जवाब जमा होगा या नहीं होगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत और प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है। ये जुमात बदकिस्मती से सियासी जुमात से ज़ायद एक कल्ट की सूरत में मौजूद है और शख्सियत परस्ती इस जुमात का एक खासा है। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाते हैं और जिस तरह आपने 60 सुनवाया अकबर एस बाबर साहब का, जिस तरह वो कानूनी नुकात और आईनी नुकात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें पीटीआई की लीडरशिप गवारा नहीं कर सकते। अगर बाकी लोग कर भी ले, लेकिन अडियाला में जो शख्सियत मौजूद है उनको ये चीज़ कभी गवारा नहीं होंगी। असल में ये बात तो सब जानते हैं कि उनकी शख्सियत का ये खासा है कि वो अपने मुकाबिल भी किसी को नहीं समझते। वो अपने आप को सबसे बाला तर रखते हैं और पीटीआई तो फिर उनकी बनाई हुई जुमात है, उनको इक़्तिदार में लाने वाली जुमात है, उनका अवाम का महबूब लीडर बनाने का जो उनका दावा है उस पे इस जुमात का एक बड़ा किरदार है। तो वो किस तरह अपने इस पूरे जो उनकी एक बादशाहत जिन बुनियादों पे कायम है, तो वो किस तरह इस बादशाहत में किसी को हिस्सेदार बना सकते हैं। ये असल वजह मुझे तो यही लग रही है। और चूँकि माजी करीब में जब इलेक्शन कमीशन को एतराज़ हुआ पीटीआई के पिछले इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज पे, जिस तरह अकबर एस बाबर साहब और कई लोग सामने आए और उनका दावा था कि वो इलेक्शन लड़े भी है और लड़ना भी चाहते हैं, इस पार्टी के वो बानी अरकान है, उनको लड़ने की इजाज़त इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन की नज़र में और कानून की नज़र में गैर कानूनी करार पाई है। और इस वक्त जो सो कॉल्ड ढांचा है, तंजीमी ढांचा है पीटीआई का, इलेक्शन कमीशन की नज़र में नाहीद उसकी कोई वक़्त नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो दस्तावेज़ मांगे हैं, जो सबूत मांगे हैं, वो अभी तक पीटीआई फराहम करने में नाकाम रही है। 1 साल से ये मामला लटकता रहा है और अब इलेक्शन कमीशन के इसरार के बावजूद बैरिस्टर गौहर साहब जो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इमरान खान साहब के हुक्म के तहत एक कठपुतली चेयरमैन की सूरत में हमें नज़र आते हैं, वो भी ये बात कहने पे एक दफ़ा फिर मजबूर है कि अभी फ़िल वक्त वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवा सकते हैं, ना इसके लिए मतलूबा दस्तावेज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल वही फॉरेन फंडिंग केस वाली कहानी हमें लग रही है। अगर दाल में काला ना होता, बल्कि मेरी नज़र में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला तो पूरी की पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है। इसमें ना तो प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, ना इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित का ख्याल रखा गया है, और ना जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की गई है। अगर ऐसा होता तो एक ही दस्तावेज़ है, पीटीआई जाके इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक़ा अफसर के सामने वो तमाम दस्तावेज़ रख लेती और मामले को ख़त्म करवा देती, लेकिन ऐसा नहीं है। कानूनी और आईनी तौर पर पीटीआई को इस मामले में भी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में भी फॉरेन फंडिंग केस की तरह अपना आप जो है एक मुजरिम की शक्ल में नज़र आ रहा है। इसलिए राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कानून अपना रास्ता ज़रूर इख्तियार करेगा। ठीक है शनीला, इससे क्या हासिल होगा? 8 साल आपने एक केस लटकाया, फॉरेन फंडिंग वाला जो मामला है उसकी तरफ इशारा है मेरा। अब आप 1 साल से इस पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो तमाम सियासी जमातों में होते हैं, और जिस तरह से साफ़ी साहब ने भी इशारा किया, अकबर एस बाबर साहब ने भी कहा कि उसके बगैर इस पार्टी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आइनी और कानूनी तौर पर इतना सुकम क्यों छोड़ा जा रहा है? और ये मामला हम हमेशा से देख रहे हैं। बात ये नाहिद कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला है वो इस इलेक्शन में नहीं आया, इनका मामला बहुत पुराना चल रहा है। इससे पहले भी एक दफ़ा इनसे इलेक्शन सिंबल जो था वो इनका ले लिया गया था वापस,
और फिर उसके बाद जाहिर है वो हाइब्रिड रजीम आनी थी, तो सारे इनके साथ सारा सिस्टम चलना शुरू हो गया, तो वो मामले को दबा दिया गया। लेकिन अभी जब इलेक्शन हुए तो दोबारा से वो मामला हुआ। ये है कि पीटीआई का शुरू से ये वतीरा रहा है कि ये कभी भी कानूनी या आईनी तौर पे अपना केस नहीं लड़ते हैं, ये हमेशा अपने केस को सियासी बनाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं और ब्लेम गेम में पड़े रहते हैं। फॉरेन फंडिंग में भी इन्होंने यही किया, ये डिले करते रहे। अगर इनके हाथ साफ थे, इनके मामला बिल्कुल साफ थे, इन्होंने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली हुई थी। यहाँ पे जो पीटीआई का जो अपना सेक्रेटेरिएट था, वहाँ पे जो मुलाजमीन जिनकी 30,000 35,000 तनख्वाहें थी, उनके अकाउंट के अंदर जो लाखों रुपए आए हुए थे, अगर वो आपके हिसाब में बिल्कुल ठीक आ रहे थे तो आप उसका जाके रिकॉर्ड दे देते। क्यों आपने इतने ज्यादा अकाउंट जो थे वो छुपाए हुए थे इलेक्शन कमीशन से, कि स्टेट बैंक से जब वो रिकॉर्ड आया तो पता चला कि मामला बहुत ज्यादा खराब है। मसला सिर्फ ये होता है कि ये चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कदगन हमारे ऊपर लगे और हम उसके ऊपर जाके विक्टिम कार्ड खेलें। यही इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में भी किया। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते भी इनको मसला सिर्फ ये होता है कि कोई जो बानी पीटीआई है ना, उसने जिस बंदे के ऊपर हाथ रख दिया, अगर उसके मुकाबले में कोई और आ जाता है और उनके सपोर्टर उसको वोट डाल देते, क्योंकि दावा तो करते हैं ना कि जी हम बड़ी जमहूरी पार्टी हैं, हमारे 80 लाख के करीब हमारे वोटर हैं, हमारा वोट जो वो वोट डालते हैं और उसके जरिए हमारे पार्टी के नुमाइंदे चुने जाते हैं। क्योंकि ये हमेशा से बानी पीटीआई दूसरों पे तो यही तनकीद करते रहे कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनी हुई हैं, यहाँ पे तो जो है कोई इलेक्शन इनके अंदर करवाए नहीं जाते, वो अनअपोज सारे आ जाते हैं। अपनी दफा जो है वो मामला उनको नजर आता है कि जब मैं करवाऊंगा और वहां पे मेरा चुना हुआ बंदा नहीं आएगा तो मेरे मामला खुल के सामने आ जाएंगे, तो इस वजह से वो डिले करते रहे। अब जब वो करवाए तो यही बात थी कि गौहर अली को कोई भी नहीं जानता था, बानी पीटीआई ने उसको पकड़ के चेयरमैन बना दिया। उसकी पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या थी और उनका जो सपोर्टर था वो रिएक्ट कर रहा था इसके लिए, इसलिए वो जाके पिशावर के अंदर एक गुंजान सुनसान इलाके में कोई 100 लोगों को बिठा के वहाँ पे, और इन्होंने आके कह दिया जी हमारे इलेक्शन हो गए, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में कितनी समातें चली और फिर इनका सिंबल वापस ले लिया गया। फिर उस सिंबल के ऊपर उन्होंने वो जो था विक्टिम कार्ड खेला, चुके हमसे सिंबल वापस ले लिया गया था, तो इस वजह से हमारे जो वोट बैंक था वो डिस्टर्ब हुआ, हमारी पार्टी को जितना वोट मिलना था वो नहीं मिला। ये भी सारा तमाशा ये मीडिया के ऊपर आके करते रहे। ये इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में आपको मसला क्या है, क्यों नहीं करवा पाते, जो आपका आईन है आप उसके मुताबिक क्यों नहीं चलते हैं। हर पार्टी अपना इलेक्शन करवाती है, जो जो उनके मैनिफेस्टो में होता है, जो उनके उसके पार्टी के आइन में होता है वो उसके मुताबिक अपना इलेक्शन करते हैं। आप भी अपने पार्टी के आइन के मुताबिक इलेक्शन करवा ले तो ना सवालिया निशानात आपके ऊपर खड़े हो, ना इलेक्शन कमीशन को बार बार ऐसे समाते करना पड़े, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते। इनकी अपनी नियतों के अंदर जो है ना वो फतूर आया हुआ है, उस वजह से ये मामला को लटकाते जाएंगे और ये भी मामला सॉर्ट आउट होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये भी बड़े इसमें डिले टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे और ये इसी तरह जो है ना लटकाते जाएंगे। शायद अगले इलेक्शन तक भी मुझे नहीं लगता कि इनकी पार्टी के कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या चीज़ आड़े आ रही है, आपको क्या अवाबिल नज़र आते हैं जिसकी वजह से नहीं करवाए जा रहे? वरना हर पार्टी का एटलीस्ट तंजीमी ढांचा इतना तो मजबूत होता है कि अगर आपका जो फाउंडर है, आपके बानी जो है वो जेल में है, तो एक हायरार्की होती है, वो सब चीज़ें तय कर लेती है। ये कोई बहुत बड़ी या बहुत मुश्किल चीज़ है जो नहीं हो पा रही इनसे? काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो नाहिद आपका शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया। देखें, इस पार्टी का जो बुनियादी मसला है ना वो है आइन और कानून की पाबंदी। बानी पीटीआई हो या उनकी जमात हो, आप देखते होंगे जो इनके लोग आके बात करते हैं मुख्तलिफ फोरम पर, तो जब मवाजना होता है बानी पीटीआई का और किसी और का, तो कहते हैं इनका जिक्र ना करें, ये बानी पीटीआई तो सबसे बुलंद है। भाई कैसे बुलंद हैं, इसका जवाब उनके पास नहीं होता। तो बुनियादी बात यह है कि वो इतने बड़े बुलंद हैं, इतने देवता हैं कि आइन और कानून उनकी नज़र में कोई अहमियत रखते नहीं हैं। अच्छा, ये बात एक इल्ज़ाम के तौर पे कही जा, अब मैं ये बात कह रहा हूँ तो कोई कह सकता है कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन इसके सबूत मौजूद हैं। मसलन क्या सबूत मौजूद है? अभी जिक्र हुआ ममनुआ फंडिंग का और फॉरेन फंडिंग का। ये क्या है? पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि आप बैरून मुल्क से फंडिंग नहीं ले सकते, किसी गैर मुल्की से फंडिंग नहीं ले सकते। ना सिर्फ ये कि इनकी बैरून मुल्क से फंडिंग हुई जो ममनुआ फंडिंग है, बिल्कुल नंबर 1, और नंबर 2 पाकिस्तान के 2 दुश्मन ममालिक जिनमें एक इजराइल है और एक इंडिया है, वहाँ से आपकी फंडिंग हुई और डंके की चोट पे ये ले चुके हैं और इस पर कोई डिनाइल मौजूद नहीं है इनके पास। और अगर ली है जो माजत करें, उसको वापस कर दें।
केस ख़त्म कर दें, नहीं करेंगे, इसलिए कि वो आइन ही को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन जो होते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में कोई हुक्मरान जमात का आदमी, कोई रुकने कौमी असम्बली नहीं हिस्सा ले सकता, तकरीर नहीं कर सकता, कैंपेनिंग नहीं कर सकता। ये कानून के मुताबिक है, इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक कोई आदमी नहीं जा सकता। लेकिन आपको याद होगा कि जब इनकी हुकूमत थी पीटीआई की, तो बानी पीटीआई जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुए इन्होंने जाके जलसे किए। अब कानून इतना कमज़ोर है कि 50,000 रुपये जुर्माना होता था, इनको परवाह नहीं थी, 50,000 रुपये जुर्माना हो जाता था। हालांकि जब जुर्माना हो गया, इसका मतलब ये है कि आप कन्विक्ट हो गए, और कन्विक्ट हो गए तो इसका मतलब ये है कि आप नाअहल हो गए। जुर्माना भी नहीं अदा किया हुआ। अच्छा, जुर्माना भी नहीं अदा किया हुआ, तो ये इनका ये दूसरा मामला है। फिर ये ताज़ा तरीन मामला ये है, ये 190 मिलियन पाउंड, ये भी तो आइन और कानून की पाबंदी न करना है। जिस अंदाज से कैबिनेट से मंजूरी ली गई है, ये कोई आइन और कानून से मावरा आदमी ये काम कर सकता है, आइन और कानून को मानने वाला ये काम नहीं कर सकता। और अब आप आ जाएं इलेक्शन पर, आप कोई बता सकता है कि किस जगह इलेक्शन हुए, किसने वोट दिया, कौन उम्मीदवार था? कुछ रिकॉर्ड पर नहीं है। अगर कुछ रिकॉर्ड पर होता तो आज जब बैरिस्टर गौहर गए हैं इलेक्शन कमीशन में तो एक डॉक्यूमेंट पेश कर देते। ये अगली दफ़ा भी आएंगे तो एक दफ़ा फिर तारीख लेंगे, फिर आएंगे फिर तारीख लेंगे। डिलेइंग टैक्टिक और चीज़ों को उलझाना, ये इस जमात की तुर्रा इम्तियाज़ है। और बुनियादी माइंड सेट ये है कि आइन और कानून हमारे सामने कोई अहमियत नहीं रखता, हम मावरा हैं उससे, हम बिल्कुल मावरा हैं। और हम किसी चीज़ को, चूँकि हम आम सियासतदान से बड़े हैं, लिहाजा वो पाबंदी करें, हम क्यों करें? तो दावा ये है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो अमलन ये साबित करते हैं कि वाकई अलग दो पाकिस्तान है। एक बानी पीटीआई का और पीटीआई का पाकिस्तान है, और दूसरा पाकिस्तान आम पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है। ठीक है, कुर्बान बलोच साहब, क्या लग रहा है ये सारा जो मामला है, कितने संगीन इसके नताइज हो सकते हैं, जो मुमकिन नताइज हैं? अब जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये तारीख़ पे तारीख़, अब 11 फरवरी अगली जब समाअत होगी उस पर भी ये नहीं लेकर आएंगे डॉक्यूमेंट, तो क्या इस तरह से इसको ताख़िरी हरबे इस्तेमाल करके इस मामले को रोक पाएंगे? क्या होगा आगे? बहुत शुक्रिया नाहिद। इनको, इस जमात को या इनकी क़यादत को ये परवाह नहीं है कि इसके संगीन नताइज क्या निकलेंगे, क्योंकि इनका ये जो भी खेल खेल रहे हैं उनका नुकसान रियासत को, हुकूमत को, आवाम को होता है। दो तीन चीज़ें हैं इसकी जमात में जो इश्यूज़ हैं, एक वन मैन रूल, एक डार्क अज़म, और सियासी जमात में फोरम्स का न होना, और एक शख्स फैसले कर रहा है। आपने कभी सुना है कि तहरीक इंसाफ की CEC का कोई इजलास हुआ? कभी आपने सुना है कि फेडरल कौंसिल का कोई इजलास हुआ जिस फोरम्स में सियासी जमातों में फैसले होते हैं, पॉलिसी के हवाले से, फ्यूचर स्ट्रेटजीज के हवाले से, रियासत के हवाले से? कभी आपने नहीं सुना। आपने कोर कमेटी सुनी होगी, या इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ के बानी के फैसले सुने होंगे। जो भी नताइज आप देखिए उसके, इसके थ्रू करते क्या है? अगर फॉरेन फंडिंग केस है तो उन्होंने इदारों को मुतनाज़ा बनाया, हालांकि केस में, फैसले में ये साबित हुआ कि उन्होंने गैर कानूनी फंडिंग ली। अगर उसके बाद आप जाएं, रिसेंटली जो फैसला आया 190 मिलियन पाउंड का, उसमें उन्होंने दिफा नहीं किया, कोई अपनी बेगुनाही साबित नहीं की। फैसला आया तो उन्होंने धूम मचा दी, कि इल्जामात की बौछार कर दी। आज असेंबली में उन्होंने जो कुछ किया, आप एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि डायलॉग और मुज़ाकरात के जरिए इश्यूज का हल, और दूसरी तरफ एक हुकूमत का सरबराह आके बैठता है, आप उसका घेराव करते हैं। आप पार्लियामान जिस पर मिलियंस रुपीस आवाम के खर्च होते हैं, और ये फोरम आवाम के मसाइल के हल के लिए है, उसको आप चलने नहीं देते। आप एजेंडा आइटम फाड़ते हैं, आप नारे लगाते हैं, आप क्या कुछ नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि इनका जो इश्यूज है यही है कि इस तरह एडाक्ज़म पे इश्यूज को चलाना है, और चीज़ों को सोशल मीडिया में और बाकी चीज़ों पे हाईलाइट करके। मैं समझता हूँ कि मायूसी भी है इस इशू के पीछे। वो ये है कि कोई सियासी जमात
जो भी सियासी जमात सियासत करती है उसका मोटो, उसका टारगेट ये होता है कि उसको हुक्मरानी में जाना है, स्टेट को मजबूत करना है, हुकूमत को मुआशी सियासी तौर मजबूत करना है। आपने नहीं देखा होगा कि माजी करीब में कि तहरीक इंसाफ ने ऐसा कोई कदम उठाया हो जिससे मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हो, सियासी तौर पर इस्तेहकाम में आए, ताकि उनको ये आसरा हो कि आने वाले दिनों में उनको कोई हुक्मरानी में जाना है। तो उनको इस हवाले से भी कोई न आसरा है न सरोकार है। ठीक है, अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो निगोशिएशंस के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत बहुत संजीदा है और वो ये चाहती है कि ये मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़े, इसमें से कुछ निकले, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, ताकि ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरे फ्रीक की इस पर राय या सेइंग्स एंड डूइंग्स में जो हमें कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है, वो किस चीज़ का इंदिया देता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मिनट बाद फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त जो निगोशिएशंस चल रही हैं उसके हवाले से बात करना चाहते हैं कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा। साफ़ी साहब, हुकूमत चाहती है कि इस पे मामला आगे बढ़े, संजीदगी के साथ सारा काम हो, और 2 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए हैं, लेकिन वो एक मरतबा फिर बायकॉट की धमकी दे रहे हैं कि अगर जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक गैर लचकदार रवैया और मशरूत तरीके से आगे बढ़ना, ये किस तरह से चीज़ें बेहतर हो पाएंगी? कितनी मरतबा नाहिद आपको बताएं कि ये मुज़ाकरात का अमल जो है पेचीदा से पेचीदा तर बनाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, और दिन ब दिन उनके मुतालबात में जो देखने को अगर देखा जाए तो ये 2 मुतालबात है, लेकिन इसकी इतनी ज़िम्नियाँ है कि इसके मेरे ख़्याल में अगर पूरा जो इनका ड्राफ्ट बनेगा तो ये कोई सफ़ात इसके लिए बहुत ज़्यादा दरकार होंगी। ये 2 मुतालबात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है। इसलिए हुकूमत जो है, हुकूमत की एक मजबूरी तो ये है कि एक तो मुफाहमत पसंद हुकूमत है, दूसरी मजबूरी उनकी ये है कि 6 दीगर जमातों को भी मुस्लिम लीग नून को साथ लेके आगे बढ़ना है। इस वजह से ये मुज़ाकरात जो है हुकूमत की तरफ से कस्टोडियन ऑफ द हाउस सरदार आया सादिक साहब जो है उनकी फैसिलिटेशन मुसलसल हो रही है, हुकूमत के तमाम लोग हर वक्त दस्तयाब होते हैं, लेकिन अगर मसले मसाइल नज़र आते हैं तो वो पीटीआई की तरफ से नज़र आते हैं। आज भी गौहर खान साहब का ये कहना कि एक मुतालबा भी अगर तस्लीम नहीं होता और एक तस्लीम होता है तो तब भी हम बात नहीं करेंगे, और चौथे दौर के बारे में उनने फिर शुकूक व शुबहात का इजहार किया। तो ये इस बात की निशानदेही है कि ये जमात जो है ये सियासी डायलाग की बजाय सिर्फ़ एक हुक्मनामे के मुंतज़िर है, जो अडियाला से उनको जो हुक्म मिलेगा, और इनको शायद कहीं और से भी आसरा लगा हुआ है कि शायद मुल्की सतह पे या गैर मुल्की सतह पे उनकी कोई सुनवाई हो जाए। इस वजह से इस जमात की जानिब से इस मुज़ाकरात को मेरी नज़र में संजीदा नहीं लिया जा रहा। हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, मुल्क में सियासी जमूद का ख़ात्मा हो और सियासी डायलाग का अमल आगे बढ़े, लेकिन पीटीआई की तरफ से बदकिस्मती से अभी तक हमें वो लचक नज़र नहीं आ रही है जो उनकी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अगर हॉट वाटर में है तो हुकूमत तो अपनी हुकूमत कर रही है। बानी पीटीआई जेल में है, इस जुमात पे 9 मई का इल्ज़ाम है, इस जुमात पे 26 नवंबर का इल्ज़ाम है, इस जुमात के कारकुन जेलों में है। हुकूमत को तो कोई इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, इस जुमात को लचक का मुजाहरा और मुज़ाकरात की जल्द तकमील के लिए कोई सही करनी चाहिए थे, जो नहीं की जा रही। तो मेरे ख़्याल में पीटीआई को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, और ये इस बात का भी एक हमारे पास दलील है कि पीटीआई सियासी डायलाग की बजाय एक फ़र्द वाहिद के किसी हुक्म के मुंतज़िर रहने वाली जमात है।
ठीक है शनीला, इस तरह से मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? इरफान सदीकी साहब, सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने मुज़ाकराती टीम के बड़े अहम रुकन हैं, उन्होंने कहा कि हमने 7 दिन का टाइम दिया है, अपनी इत्तेहादी जो जमातें हैं उनसे भी हम सारी शेयर करेंगे चीज़ें, इसका जवाब बनाया जाएगा। अब जैसे साफ़ी साहब ने भी कहा कि वो सिर्फ 2 मुतालबात नहीं हैं, उसकी बहुत सारी शिकें हैं, तो शिकवार जवाब तैयार किए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं 7 दिन के अंदर अगर आपने जवाब नहीं दिया, बल्कि जवाब नहीं सिर्फ वो पॉजिटिव जवाब मांग रहे हैं, अगर आपने नहीं बनाया कमीशन, एक मुतालबा भी नहीं माना, तो फिर इसको ये अमल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या यही तरीक़ाकार होता है मुज़ाकरात का, निगोशिएशंस का? क्या ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये चीज़ें इस तरह से आगे नहीं बढ़ती हैं? कुछ गिव एंड टेक होता है, कुछ आपस में चीज़ें तय करते हैं और फिर टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। देखिए पीटीआई मुज़ाकरात वाली पार्टी तो कभी रही नहीं, वो तो हमेशा से एक प्रेशर ग्रुप बनी रही है कि हम प्रेशर डालेंगे, हम फितना करेंगे, फसाद फैलाएंगे और हम कोई ना कोई अपना मकसद हासिल कर लेंगे। लेकिन वो अब ये चीज़ समझ लें कि वो सिस्टम जो उनको सपोर्ट करता था वो अब उनकी वो सपोर्ट नहीं रही है। अब उनके लिए अगर कोई सपोर्ट है तो वो सियासी सिस्टम के अंदर वापसी में ही है। तो जो टीम मुज़ाकरात कर रही है ना, उनका मसला ये है कि वो बानी पीटीआई जो है उन्होंने पीछे से इतना ज़्यादा शोर डाला और प्रेशर डाला हुआ है। उन्होंने उनको 31 जनवरी की डेडलाइन दी है कि उससे पहले पहले मुझे जो है वो जेल से बाहर निकालो। तो अगर वो वाकई मुज़ाकरात करना चाहते, मुल्की मफाद में करना चाहते, जो बानी पीटीआई कहते हैं कि जी मैं तो मुल्की मफाद में मुज़ाकरात करना चाहते, अगर मुल्की मफादात में आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर आप टाइम दें, फिर आप ठीक तरह से मुज़ाकरात करें, फिर आप अपनी डिमांड्स दें, उनकी बात सुने और उस तरह से कोई ना कोई मसले का हल निकालें। देखिए हुकूमत जो है वो जब आई थी तो इन्होंने शोर डाल दिया जी फार्म 47 की हुकूमत है, 2 महीने बाद गई, 3 महीने बाद गई। जो हुकूमत है वो स्टेबल हो गई है और इन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात के बैठ के और अपने जो 2 बयानिए थे उनसे पीछे, मुतालबा से पीछे हट के जी हमारा मैंडेट हमें वापस करके हुकूमत की लेजिटिमेसी को तस्लीम कर लिया हुआ है। और हुकूमत ने जो मैशत को ठीक कर लिया, मैशत जो इसकी एक सिमत जो है मुतय्यन हो चुकी हुई है, वो तो अपने काम से चल रही। इनको ज़रूरत है कि अगर उन्होंने सियासी धारे में वापस आना तो ये हुकूमत के साथ बैठे, दूसरी जमातों के साथ बैठे। अब हुकूमत जो है उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनके साथ इतनी ज़्यादा सियासी जमातें, हर जमात का अपना मंशूर होता है, हर जमात की अपनी सियासी एक हिकमत अमली होती है। वो ये नहीं हो सकता कि जो हुकूमत उनको कहेगी वो मान लेंगे, नहीं, वो अपनी अपनी पार्टी में जाएंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, वहाँ से तजावीज़ लेके आएंगे और वो पीटीआई के साथ बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, फिर मामला आगे बढ़ेंगे। अगर ये डेडलाइन देते रहेंगे तो नुकसान इनको होगा। ये एहतजाज भी कर चुके हैं, ये वफाक के ऊपर हमला भी कर चुके हैं, इनको कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि बानी पीटीआई को 14 साल की सजा हुई और एक शहर में भी एहतजाज नहीं हुआ। इसे समझ जाएं कि अवाम को फितना फसाद की सियासत नहीं चाहती। अवाम अब चाहती है कि माशी इस्तेहकाम आए, सिक्योरिटी अमन अमान आए, तो वो इसी वजह से वो अब इनकी बातों में नहीं आ रही। तो इनके सर्वाइवल इसी में है कि ये अब आके बैठ जाएं। लेकिन जो बानी पीटीआई हैं उनकी जो सोच है वो सोच इस पार्टी को ख्वार करके रहेगी, पहले भी की और आगे भी करती हुई नजर आएगी। और वो अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं, वो इस पार्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा, और पार्टी के जो लोग जो उनके अंदर सेन वाइसेस हैं, जो चाहते हैं कि कोई मसले का हल निकले, उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी करेंगे। डॉक्टर साहब, हमेशा से एक जो वतीरा रहा है, जो तरीका रहा है इनकी सियासत का, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाते हैं, लेकिन क्या इस वक्त निगोशिएशंस में ये इनका तरीका जो है ये कामयाब हो सकता है? पहले भी कभी कामयाब नहीं रहा, लेकिन क्या ये अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर मौजूद नहीं है कि ये वक्त नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, अब आवाम भी हमारे साथ नहीं है, अब हम सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं, स्ट्रीट पावर भी अब हमारे हाथ से गई, वो सब कुछ नहीं है, तो फिर क्यों 31 जनवरी पे इंसिस्ट किया जा रहा है? या 7 दिन के अंदर जवाब नहीं आया, वो भी पॉजिटिव नहीं आया, तो फिर बाइकआउट अगर कर देंगे तो क्या जाएगा किसी का? आपने ना पीटीआई के एक ऐसे मसले की तरफ इशारा कर दिया है जिसका जिक्र किया जाए तो बदमज़ा होता है आदमी, और न किया जाए तो बात मुकम्मल नहीं होती। अब आप ये देखें, ये अभी जो बात की है शनीला ने और साफ़ी साहब ने, 2 बुनियादी बातें की हैं कि ये जो 2 मुतालबात हैं, ये 2 मुतालबात नहीं हैं, ये कुछ और है। क्या 2014 में जाएं तो 4 हलकों की बात की थी ना, और फिर बाद में उसका राज खुद खोला था बानी पीटीआई ने। उसने कहा था कि मैं इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ, ये 4 हल्के अगर खोलते तो फिर मैं कहता अगले 35 हल्के अब इतने खोलने आपने, ये खोल लेते तो मैं कहता और खोलते हैं, कहते फिर उसके बाद ये फंसते चले जाएंगे। तो इस किस्म की उनकी स्ट्रेटजी बचगाना किस्म की होती है। तो एक पहलू इसका ये है। दूसरा जो इस वक्त बात की जा रही है ना, पेंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात है इस वक्त। अच्छा,
اب بات یہ ہے کہ مذاکرات اس وقت پی ٹی آئی کے لیے اپرچونٹی ہیں. کیا اپرچونٹی ہیں؟ اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور جو آپ کی سے ہے عوام میں جتنی کتنی بھی ہے اس سے کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، پھر تو آپ جو ہے سیاسی جماعت کے طور پر، سیاسی اینٹی کے طور پر برقرار رہیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ موقع ضائع کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجے نکلنے تھوڑے چھوٹے چھوٹے شروع ہو گئے ہیں. ابھی جو فیصلہ ہوا 190 ملین پاؤنڈ کا، درست اشارہ کیا شنیلا نے کہ اس موقع پر آپ کو پورے ملک میں سے احتجاج کی کوئی ایک آواز بھی بلند ہوتی نظر نہیں آئی. کیا احتجاج ہوا؟ صرف ایک ٹویٹ، وہ بھی بانی پی ٹی آئی کا، جس میں ایسی گفتگو کی جو شریف آدمی کر نہیں سکتا، کوئی محب وطن آدمی کر نہیں سکتا. تو بنیادی ایجنڈا کیا ہے؟ بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ ملک میں آپ انتشار پیدا کریں اور اس انتشار کے آثار ہمیں ملک کے مختلف حصوں میں دکھائی دیتے ہیں. آج ابھی آپ جب کابینہ کا ذکر کریں گی تو ہم ذکر کریں گے کہ اس کا کیا تعلق ہے اس سے. تو دراصل یہ انتشار پیدا کر کے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا سیاسی اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے، یہ ہے اصل ایجنڈا پی ٹی آئی کا. اور اس ایجنڈے کی طرف ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن اگین کہتا ہوں کہ یہ آخری اپرچونٹی ہے. اگر اس دفعہ انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ اپنا یعنی سیاسی دنیا میں ان کا کہیں نام و نشان ملے گا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا بلوچ صاحب، اس آخری موقع سے فائدہ اٹھانا کتنا ضروری ہے، کتنا حساس ہے یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ گورنمنٹ اپنے حساب سے کام کر رہی ہے. کل بھی وزیر اعظم صاحب کو مذاکراتی ٹیم نے ساری بریفنگ دی، جو پاکستان تحریک انصاف سے ملاقاتیں ہوئیں. آج ان کی مذاکراتی ٹیم کی ذیلی کمیٹیز جو ہیں اسے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، الائز سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس کی معاشی بہتری کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، عوام کے مسائل جو بنیادی طور پر ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں کی، پارلیمان کی، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مذاکرات کا عمل کامیاب ہو اور اس کے نتائج برآمد ہوں. لیکن بدقسمتی سے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے اس مذاکرات سے نکلنے کا، اور وہ ایک مرتبہ پھر مجھے ایز اے جرنلسٹ لگ رہا ہے کہ وہ ایک نئے ایڈونچر عزم میں جانے کی تیاری کر رہی ہے، یعنی مذاکرات سے نکلنا چاہتے ہیں. جی بالکل، کیونکہ آپ اور اس موقع کو ضائع کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ غیر سنجیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمانی کمیٹی ایک بنی تھی، وہ اس لیے بنی تھی کہ اس پارلیمان کو سمو طریقے سے چلایا جائے، عوامی مسائل کو ڈیبیٹ کیا جائے اور ملک کے مسائل حل کیے جائیں. اسی پارلیمانی کمیٹی میں پھر یہ طے ہوا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو، حکومت اتحادی اور تحریک انصاف کو مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا چاہیے. جی بالکل. پھر یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا. اب آپ بہانے کر رہے ہیں. اب آج میں نے جیسے پہلے کہا، قطعی طور پر جن لوگوں نے، عوام نے یہ تماشا دیکھا اسمبلی کا، آپ عوام کو بدظن کر رہے ہیں اداروں کے حوالے سے. وہ پہلے سے پریشانی کا شکار ہیں، مہنگائی اور عدم استحکام، ملک میں دہشت گردی کے ایشوز ہیں، اتنے بڑے چیلنجز ہیں، اور خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بہت عرصے سے بات کرتے آئے ہیں کہ مذاکرات کا ماحول ہمیں نظر نہیں آ رہا جو ہونا چاہیے. جب آپ کسی چیز میں یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ اچھا نکلے باہر، اس کا آؤٹ کم اچھا ہو، تو پھر ایٹ لیسٹ سب سے پہلے ایک ماحول اچھا جو ہے بنایا جاتا ہے، دونوں طرف سے لوگ خاموش ہو جائیں، پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس پہ نظر آئے. لیکن اس میں تو ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا، کوئی ٹالرنس نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. کابینہ کا بھی ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے جب بعد میں گفتگو کی، انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی کہ جو بدامنی پھیلا رہے ہیں وہ خیر خواہ نہیں ہے. گوادر ایئرپورٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے بات کی، سیز فائر کے حوالے سے بات کی. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی گفتگو کریں. صافی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. غزہ کا معاملہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ یہ جو سیز فائر کا معاملہ ہے یہ عارضی سے مستقل ہو جائے اور وہاں پر تعمیر نو ہو، معاملات بہتر ہو جائیں. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پاکستان کا جو ہمیشہ سے سٹینس رہا ہے، پاکستان اسی پہ قائم ہے. جی، وفاقی کابینہ کا یہ ایک اہم ایجنڈے میں شامل ایک اہم نکتہ تھا جس پہ وزیر اعظم صاحب نے بہت کھل کے بات کی کہ، اور وزیر اعظم صاحب کی یہ دعا رہی ہے کہ 42 دنوں کا جو عارضی
امن معاہدہ ہوا جی۔ ہے اسرائیل اور فلسطین اتھارٹی کے بیچ میں، وہ دائمی مستقل ہو ثابت جائے، ہاں۔ ہو، اور وہاں پہ جو خون ریزی ہوئی ہے، جو 50,000 شہداء ہمارے سامنے آئے، کہ اس کا سلسلہ بند ہو۔ وزیر اعظم صاحب نے غزہ کے لوگوں کے ساتھ پاکستانی امداد کا بھی ذکر کیا، اور دیکھیے ناہید، اس بات کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ پاکستان نہ صرف اپنی جو عوام کے لیے بہتر سوچ رکھ رہا ہے، بلکہ عالمی سطح پہ جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں تو حکومت کی موجودہ قیادت کی کوشش ہے کہ ان کی داد رسی کم از کم الفاظ کی صورت میں کرے، اور غزہ کے عوام کے ساتھ تو پاکستان کا ایک بہت ہی دل کا رشتہ ہے، اور ان کے جو ان پہ تکلیف گزر رہی ہے اس پہ ہر پاکستانی شہری کو تشویش ہے، اور اسی تشویش کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا ادراک کرتے ہوئے اس معاملے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا، اور کابینہ نے پاکستان کے فلسطین کے حوالے سے جو ایک اصولی موقف ہے اس کی تائید کی ہے۔ ٹھیک ہے، شنیلا، گوادر رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کی وزیر اعظم صاحب نے، ملکی معیشت میں کس قدر اس کا ہمیں فائدہ ہے، انہوں نے کہا بڑا خوش آئند ہے، یہ چائنا کی طرف سے گفٹ ہے۔ گوادر رپورٹ 230 ملین ڈالر چینی انویسٹمنٹ سے مکمل ہوا ہے۔ ناہید، گوادر پورٹ جو ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ دیکھیں نا کہ وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، افریقہ، ان کی تجارت کا سنگم بن سکتا ہے یہ۔ پھر جو وہ ہے چائنا، اس کو خلیج فارس و بحر ہند کے ساتھ جا کے ملا سکتا ہے۔ پھر وسطی ایشیا، افغانستان اور جو دوسرے ممالک ہیں، لینڈ لارڈ کنٹریز جو ہیں، اگر انہیں دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کرنی تو یہاں سے جو ٹرانزٹ جائے گی اس کی فیس جو ہے وہ لی جائے گی، تو اس سے آپ کی معیشت جو بہتر ہوگی۔ پھر سیک پیک کے تحت جو اکنامک زونز بنیں گے، وہاں پہ روزگار کے مواقع ملیں گے، پاکستان کی برآمدات جو ہے بہتر ہوگی۔ پھر اس کے بعد توانائی کے جو ہمارے مسائل ہے کہ ایل این جی ٹرمینلز، آئل ریفائنری جو ہے وہ وہاں پہ لگ سکتی ہے، سیاحت کو بھی وہاں پہ جا کے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ بہت سے معاملات ہیں جو گوادر پورٹ کے ساتھ لنک ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو آپ کی معیشت میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بلوچستان کے حوالے سے ان کا بدامنی پھیلانے والے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، جو معاملات ہیں ایسے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ بدامنی ہمارے یہاں بلوچستان میں ایک عرصے سے جاری ہے، اور اس کے پیچھے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور اس کا تعلق بالکل اکنامک کوریڈور کے ساتھ بھی ہے، گوادر پورٹ کے ساتھ بھی ہے، اور گوادر ایئرپورٹ یہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان سارے معاملات کی طرف ہے، اور اس کو کچھ لوگ نہیں ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2014 میں دھرنا ہوا تھا تو اس موقع پر ایک رپورٹ آئی تھی سامنے، اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس دھرنے کے ذریعے پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان قوتوں کے سامنے ڈال دیا گیا ہے جو اکنامک کوریڈور کی مخالف ہیں۔ تو اس وقت بھی وہی صورتحال چل رہی ہے۔ وقت بالکل ختم ہو گیا۔ قربان بلوچ صاحب، ون لائنر سر۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس گوادر ایئرپورٹ کا کامیاب ہونا بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے تمام تر پینلسٹ جو ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔